सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जीएसटी धोखाधड़ी के खिलाफ 15 राज्यों में डीजीजीआई और डीआरआई का साझा अभियान। 336 जगहों पर तलाशी में 470 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का खुलासा। अभियान में दोनों एजेंसियों के 1200 अधिकारी शामिल। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। जुलाई में 4.3% रही औद्योगिक विकास दर। जून के मुकाबले दोगुने से ज्यादा की वृद्धि। विनिर्माण क्षेत्र का बेहतरीन प्रदर्शन। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान, जल्द ही 90% तक के बीमा कवर के साथ निर्यातकों के लिए आएगी क्रेडिट योजना। जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को मिलेगा फसल का सही दाम। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने की जम्मू कश्मीर में सेब के लिए पहली बार समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली की शुरुआत। प्रशासन ने कश्मीरी सेब को देश भर की मंडियों में पहुंचाने के लिए किए पर्याप्त इंतजाम। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पर गृह मंत्रालय ने पुस्तिका जारी कर गिनाई अपनी उपलब्धियां। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना और असम में एनआरसी प्रकाशन अहम उपलब्धि। एनआईए कानून में संशोधन के बाद हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम को आतंकी घोषित करना भी बड़े फैसलों में शामिल। भोपाल के खटलापुरा घाट पर विसर्जन के दौरान पलटी नाव। 11 लोगों की मौत, सुरक्षित निकाले गए 6 लोग। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी समेत 7 जिलों में भी विसर्जन के दौरान डूबने से 12 लोगों की मौत। जीएसटी में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार की 2 एजेंसियों ने कल देश भर में बड़ा तलाशी अभियान चलाया। जीएसटी सूचना महानिदेशालय डीजीजीआई और राजस्व सूचना महानिदेशालय डीआरआई ने धोखाधड़ी कर आईजीएसटी रिफंड का दावा करने वाले निर्यातकों के खिलाफ देश भर में 336 स्थानों पर अभियान चलाया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीआईआईसी की 2 प्रमुख एजेंसियों का ये सबसे बड़ा साझा अभियान है। इस अभियान में दोनों एजेंसियों के 1200 अधिकारी शामिल हुए हैं। इस तरह की खुफिया जानकारी मिली कि कुछ निर्यातक आईजीएसटी के भुगतान पर वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, जो उन्होंने फर्जी आपूर्ति के जरिए हासिल इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी से किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आईजीएसटी भुगतान का निर्यात पर रिफंड के रूप में दावा किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि दिन भर चले अभियान से ये तथ्य सामने आया है कि देश भर में फैली कई इकाइयां या तो अस्तित्व में ही नहीं है या उन्होंने फर्जी पता दे रखा है। कई लोगों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की शुरुआती जांच से पता चला है कि 470 करोड़ रुपए का आईटीसी बोगस या जाली है, जिसका इनवॉइस मूल्य करीब 3500 करोड़ रुपए आका गया है और निर्यातकों द्वारा आगे इसका इस्तेमाल आईटीसी के जरिए निर्यात पर आईजीएसटी के भुगतान के तौर पर किया जा रहा है और फिर उस पर नकद रिफंड का दावा किया जाता है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औद्योगिक उत्पादन दर जुलाई महीने में बढ़कर 4.3% हो गया है, जो पिछले महीने जून की तुलना में दुगने से ज्यादा है। महीने के आधार पर औद्योगिक उत्पादन में जोरदार तेजी आई है। इससे पहले जून महीने में औद्योगिक उत्पादन दर 2% थी। जुलाई महीने में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर 4.9%, 4.2% और 4.8% रही। उद्योगों की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 13 समूहों ने जुलाई 2018 के मुकाबले जुलाई 2019 के दौरान बढ़त के साथ सकारात्मक प्रदर्शन किया। इस दौरान खाद्य उत्पादों के विनिर्माण ने 23.4% की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर दर्ज की।
और इसके बाद बुनियादी धातुओं के विनिर्माण का नंबर आता है, जिसने 17.3% का इजाफा दर्ज किया है। राजधानी दिल्ली में व्यापार बोर्ड की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 90% तक के बीमा कवर के साथ निर्यातकों के लिए एक क्रेडिट योजना लाएगी। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि दुनिया में भारत के निर्यात के दायरे में बढ़ाने का ये सही समय है और सरकार देश के हर जिले को एक निर्यात हब में तब्दील करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। देश का कुल निर्यात 2018-19 में $0.5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर 537 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया और अगले 5 साल में इसे $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गुरुवार को व्यापार बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्यात के स्तर को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी क्षमता को बेहतर करने की जरूरत है। पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि सरकार निर्यात ऋण को लेकर जल्द ही एक योजना लाएगी, जिससे निर्यातकों को सस्ती दर पर विदेशी मुद्रा में कर्ज को लेकर आने वाली दिक्कतें दूर हो सकेंगी। Export credit, we are very concerned, has fallen, and I assure you that very soon we'll come out with the contours of a very vibrant program which will particularly support MSMEs and more importantly will make available foreign exchange export credit available to as many of you who are willing to take foreign exchange credit. पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवाद के चलते भारतीय निर्माताओं को अमेरिका और चीन में अपने उत्पादों का निर्यात करने के ज्यादा मौके मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व भर में भारत के निर्यात का दायरा बढ़ाने का यही सही समय है। Once in a lifetime opportunity that we have today, where global trade is facing challenges, but we who are only 2% of global trade have an opportunity to expand our footprint in markets and areas which are having problems amongst themselves. बैठक के शुरुआती सत्र में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों को लेकर की लीड इंडेक्स 2019 भी जारी किया गया। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में गुजरात शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है। इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। वहीं पूर्वी पहाड़ी राज्यों में त्रिपुरा का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, जबकि चंडीगढ़ का चयन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया है। ग्लोबल ट्रेड वॉर के बीच में भारतीय निर्यात के लिए जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन अब फोकस स्किलिंग, इनोवेशन और वैल्यू चेन एफिशिएंसी पर होना है। दिल्ली से कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मुंबई में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री कारोबारियों और पेशेवरों से मुलाकात भी करेंगे और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गुरुवार को राज्य में सेब बागवानों को उनकी फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए बाजार दखल स्कीम की श्रीनगर में शुरुआत की। इस योजना के तहत बागवानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और कश्मीर के सेब देश के सभी क्षेत्रों में सही समय पर पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में सेब के लिए पहली बार समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली शुरू की है। योजना के तहत सरकार तय समर्थन मूल्य पर राज्य के सेब उत्पादकों से खरीदारी करेगी। इस योजना को सेब की मौजूदा फसल के लिए गृह मंत्रालय के तत्वाधान में कृषि और सहकारिता विभाग ने मंजूरी दी है। योजना और विपणन निदेशालय इस योजना को लागू करेगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सालाना 8,000 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ करीब 7 लाख परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने सेब उत्पादकों की मदद के लिए शुरू की गई योजना के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और उम्मीद जाहिर की कि योजना से कश्मीर के सेब उत्पादकों को आनन फानन में कम दामों पर अपने सेब नहीं बेचने पड़ेंगे। कश्मीर में जहां पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एरिया एप्पल के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान का 75% एप्पल पैदा करता है। हमारी पैदावार है लगभग 20 लाख मेट्रिक टन
और लगभग ये बिजनेस 8,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसको कोई सिक्योरिटी नहीं थी। दाम इसका घटेगा, बढ़ेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, और खास तौर से सी ग्रेड एप्पल जो है वो तो मिट्टी के दाम जाता था। मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने हम लोगों के कहते ही फौरन उन्होंने इस मैकेनिज्म को तेज किया और 2 हफ्ते से भी कम टाइम में सारा सिस्टम खड़ा हो गया और कायदे कानून तय हो गए कि किस तरह से हम इनको दाम देंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर में जिंदगी पूरी तरह पटरी पर लौट रही है। राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से जनजीवन सामान्य है और लैंडलाइन सेवा को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। शिक्षा संस्थानों में भी छात्रों की मौजूदगी बढ़ी है। सरकार जम्मू कश्मीर में 85 योजनाओं को लागू करेगी, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता लाभान्वित होगी। There are 4 collection centers or mandis which have been initially nominated: Parimpura, Shupian, Sopor, Botingu, enabling procurement literally at the doorstep of the farmer. Payment times have been fixed through direct benefit transfer scheme and within 3 working days. Transportation is also the responsibility of the procurer, so there are no issues for the farmer as far as transportation is concerned. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायतों को स्वायत्तता दी गई है और उन्हें सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से जमीनी स्तर के नेताओं का मनोबल बढ़ा है। जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सरपंचों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केंद्र का अनुदान सीधा पंचायतों को दिया जा रहा है, जिससे उनका विकास होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी प्रयास कर रही है। आज जब ये 370 के हटाए जाने के बाद पूरे देश की तरह वहाँ पर भी वही विधान लागू हो रहा है, तो इनके मन में एहसास भी जागा है, इनका सशक्तिकरण भी हुआ है, इनका मनोबल भी बढ़ा है। और विडंबना ये भी है कि बहुत सारी कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दल जो अपने लिए स्वायत्तता मांगती थी, खुद मुख्तियारी मांगती थी, ऑटोनॉमी मांगती थी, लेकिन कभी इस बात की चिंता नहीं की कि पंचों सरपंचों को भी और पंचायतों को भी ऑटोनॉमी की आवश्यकता हो सकती है। और यदि हमारी प्रतिबद्धता जमहूरियत में, प्रजातंत्र में है, तो ऑटोनॉमी ग्रास रूट से प्रारंभ होनी चाहिए। मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप और इंटरवेंशन से इस बात की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ को भारत हर मंच पर बेनकाब कर रहा है और इसी क्रम में भारतीय विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव विजय ठाकुर सिंह के नेतृत्व में भारत के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था UNHRC की आयुक्त से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा हालात की जानकारी दी। साथ ही पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिए जाने के बारे में भी बताया। Situation in Jammu and Kashmir, it's fast returning to normal, and I think she appreciated that, and we would continue to engage with her. Was there any India's concern about Pakistan-sponsored terrorism in Jammu and Kashmir? Of course, there was. We briefed her about the Pakistan's support to terrorism and the continued efforts to disturb the situation in Jammu and Kashmir through terrorists. नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में गृह मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियों में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने, असम में NRC का प्रकाशन जैसे फैसले शामिल रहे। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बुकलेट में NIA एक्ट में संशोधन के जरिए जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के विस्तार और उसकी शक्तियों में इजाफे को भी प्रमुख उपलब्धि के तौर पर बताया है। जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत आतंकवादी घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 एक अधिनियम बना है जिसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे। स्थानीय लोगों को संपत्ति और नौकरियों के संबंध में विशेष अधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद
35A को हटाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों के लिए नौकरियां और शिक्षा में 3% आरक्षण देना, अमरनाथ की पवित्र गुफा के तीर्थयात्रियों की संख्या में 20% की वृद्धि का उल्लेख भी मंत्रालय की उपलब्धियों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को झारखंड से 3 बड़ी योजनाओं, किसान मानधन योजना, खुदरा व्यापारिक और स्वरोजगार पेंशन योजना की शुरुआत की। उन्होंने एकलव्य मॉडल विद्यालय का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया और नए सेक्रेटेरिएट की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में विकास को और तेज करने का भरोसा दिया है। झारखंड की धरती से देश को 3 बड़ी योजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विकास का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने अभी 100 दिन में ट्रेलर देखा है और पूरी फिल्म बाकी है। प्रधानमंत्री ने झारखंड को गरीबों और आदिवासियों के हितों की बड़ी योजनाओं का लॉन्चिंग पैड करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत के बाद उन्हें एक और मील का पत्थर जोड़ने का मौका मिला। यही झारखंड से दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई और आज देश के लाखों लोग जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते थे, उनका इलाज हुआ है। वो आशीर्वाद बरसा रहे हैं, वो आशीर्वाद झारखंड को भी पहुंच रहे हैं। आज पूरे देश के करोड़ों किसानों को पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत इस झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हो रहा है। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भी झारखंड से हो रही है। प्रधानमंत्री ने रांची से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए ही आतंक निरोधी कानून को और मजबूत किया गया है और उनकी सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगी। हमारा संकल्प है आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का। पहले 100 दिन में ही आतंक निरोधी कानून को और मजबूत कर दिया गया है। हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने का। 100 दिन के भीतर ही इसकी शुरुआत हमने कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को लूटने वालों को सही जगह पहुंचाने में जुटी है। अभी देश के विकास और लोगों की भलाई के लिए बहुत परिश्रम बाकी है और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल में आज तड़के गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। राजधानी भोपाल में विसर्जन के समय एक नाव पलट गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक हादसे में 6 लोगों को बचाया गया है। झील में नाव पलटने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। जिस नाव में मूर्ति विसर्जित करने के लिए झील में उतारी गई थी, वो नाव काफी छोटी थी, जबकि मूर्ति काफी बड़ी थी। मूर्ति विसर्जन के लिए पानी में उतारने के दौरान नाव एक तरफ झुक गई और पलट गई। इस दौरान नाव में सवार श्रद्धालु मूर्ति के नीचे आ गए। अब तक 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है। खटलापुरा घाट के पास सुबह 4:30 बजे ये घटना हुई है। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हादसे की जांच होगी। ये बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है कि हमारी भोली भाली पब्लिक प्रातः सुबह 4:30-5 बजे करीब बोट कैप्साइज हुई है
अब किन परिस्थितियों में हुई ये तो बात की बात है, परंतु अभी हमारा जो लक्ष्य है कि जो बॉडीज़ पानी के अंदर हैं उनको निकाला जाए। और अभी तक एसडीआरएफ, होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीम ने 11 डेड बॉडीज़ निकाली हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, युवक भी हैं, और कुछ बॉडीज़ और बता रहे लोग हैं, उनको निकालने में पूरी टीम लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि हम उनको रिट्रीव करने में, निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 4:30 बजे के आसपास की ये घटना है। अभी 15 मिनट पहले मुझे फ़ोन आया कि इस तरह कोई हादसा हो गया। तो पूछा कि ये BHL सी सेक्टर 100 क्वार्टर्स के यंग, और सभी यंग लोग हैं 11 एक पूरी गणेश उत्सव समिति थी और वो विसर्जन करने आए। काफ़ी बड़ी मूर्ति थी। मूर्ति के साथ वो लोग एकदम से जैसी मूर्ति को उन्होंने सराया होगा, जैसा बताया प्रशासन ने, वो नाव टिल्ट हो गई और उसमें 11 लोग उस हादसे के शिकार हुए। 6 लोग उसमें बचा लिए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के अंतिम दिन गुरुवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान 12 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विसर्जन के दौरान रत्नागिरी जिले में 3, नासिक, सिंधुदुर्ग, सतारा जिलों में 2-2 और धुले, बुल्ढाना और भंडारा जिलों में 1-1 व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। इसके अलावा विसर्जन के लिए गए करीब 6 अन्य लोग लापता हैं और उनकी भी डूबने की आशंका है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को गुरुवार को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को करुणा, सक्षमता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन के ये आदर्श एक सफल, सक्षम, उत्तरदायी प्रशासक बनने में मार्गदर्शन करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक सक्षम, पारदर्शी, जन केंद्रित सुशासन आज समय की मांग है जो जन सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध करा सके। उन्होंने कहा कि सर्वजन विकास की भावना से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लाभों को समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराने का संकल्प होना अनिवार्य है। It was Sardar Vallabhbhai Patel who foresaw the importance of a competent higher civil service. In his celebrated speech to the Constituent Assembly in October 1949, Sardar Patel ji has said, quote, "You will not have a united India if you do not have a good All India service, which has independence to speak out its mind." उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वराज्य को सुराज में बदलने में प्रशासनिक अधिकारियों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशिक्षु अधिकारियों को सलाह देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कामों का फायदा देश में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए और लोगों को महसूस होना चाहिए कि उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब शासन भ्रष्टाचार मुक्त, नागरिक केंद्रित और व्यवसाय के अनुकूल बने। Such as the Indian Administrative Service or any national level service, you must be prepared to serve in any part of the country and execute your professional responsibilities without fear or favor. You must commit yourselves to the cause of those who need you the most. There has to be a genuine commitment at all levels of administration to spread the benefits of democratic governance to all sections of society without any discrimination in the spirit of principle Sabka Saath, Sabka Vikas. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 राष्ट्रों के दौरे के दूसरे चरण में स्विट्जरलैंड में हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बर्न विश्वविद्यालय में स्विट्जरलैंड और भारत के बीच नए युग की साझेदारी पर व्याख्यान भी दिया। उन्होंने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति कोविंद बाद में स्विट्जरलैंड की संसद को भी संबोधित करेंगे और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। स्विट्जरलैंड के बाद 15 सितंबर को राष्ट्रपति स्लोवेनिया रवाना होंगे और 17 सितंबर को भारत लौटेंगे। देवी और सज्जनों, हाल ही में हमने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मैत्री समझौते की 70वीं वर्षगांठ मनाई। इस यादगार अवसर के तुरंत बाद इस खूबसूरत देश में आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। पिछले 7 दशकों में हमारी दोस्ती
बहुत फली फूली है। हमारे प्रवासी समुदाय का इसमें विशेष योगदान रहा है। आज आप सबसे भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। विदेश में अपने लोगों से, अपने भाइयों बहनों से मिलने का एक अलग ही आनंद होता है। आपसे मिलना मेरे लिए केवल मुलाकात भर नहीं है, बल्कि यह मेरे लिए एक विशेष और सुखद अनुभूति भी है। और खेल से जुड़ी अहम खबर, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए एक समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक रूप से इसका ऐलान किया। हालांकि नाम बदलने की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। इसके अलावा स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के नाम पर रखा गया है, जिसका उद्घाटन खुद विराट कोहली ने किया। पेविलियन स्टैंड का नाम विराट कोहली पर रखने का कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वेट लिफ्टिंग हॉल में हुआ। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और अरुण जेटली के परिवार के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा भारतीय टीम के कई खिलाड़ी और कोच रवि शास्त्री भी इस दौरान मौजूद थे। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।